नमस्कार, मैं हूं दीपक चौरसिया। लोकतंत्र जिंदाबाद में आपका स्वागत है। 1947 के बाद से भारत में लगातार लोकतंत्र जिंदाबाद है और रहेगा। लोकतंत्र की ताकत उसमें रहने वाले लोग होते हैं। लोकतंत्र का मतलब ही होता है लोगों के लिए, लोगों की वजह से और लोगों की सरकार। हमारे इस न्यूज सेगमेंट का उद्देश्य भी लोकतंत्र में रह रहे लोगों को जागरूक करना और उनको उनकी ताकत का एहसास कराना है। नमस्कार, मैं हूं आंचल आनंद। हमारा जरिया खबरें हैं, तो हम लोकतंत्र से जुड़ी हर उस खबर और उसके सटीक विश्लेषण को आप तक पहुंचाते हैं जो आपको हर फैसले में मदद करे। तो चलिए शुरू करते हैं लोकतंत्र जिंदाबाद। सबसे पहले बात उन खबरों की जिन पर हम आज लोकतंत्र जिंदाबाद में चर्चा करेंगे और जिन खबरों का लोकतंत्र से सीधा सरोकार है। पहली खबर है यूपी में प्रियंका की गंगा यात्रा का दूसरा दिन। वहीं योगी सरकार के 2 साल पूरे हुए हैं, उन्होंने अपना रिपोर्ट कार्ड पेश किया है। शिवपाल ने पीस पार्टी के साथ गठबंधन कर लिया है। उनकी है प्रगतिशील समाजवादी पार्टी। मायावती ने पीएम मोदी पर साधा है निशाना। क्या कहा, बताएंगे आपको। दिल्ली में केजरीवाल से गठबंधन नहीं चाहती हैं शीला दीक्षित। और क्या कहा है शीला दीक्षित ने अपने पत्र में जो उन्होंने राहुल गांधी को लिया है, इस पर भी बात करेंगे। और कुछ ऐसी खबरें हैं जो हम इस बुलेटिन में नहीं दिखाएंगे। चुनाव के दौरान नेताओं के ऐसे बयान जो किसी की भावनाओं को ठेस पहुंचाते हो और सामाजिक समरसता को बिगाड़ सकते हो, वो हम आपको नहीं दिखाएंगे। ऐसा कोई भी कंटेंट या वीडियो हम इस खबर में नहीं दिखाएंगे जो आचार संहिता का उल्लंघन करता हो। चुनाव प्रचार के दौरान ऐसी कोई भी पोस्टर या बैनर नहीं दिखाएंगे जो कि समाज के ताने बाने के खिलाफ। तो शुरू किया जाए आंचल, लोकतंत्र जिंदाबाद। और प्रियंका गांधी आज न्यूज मेकर हैं, शुरुआत वहीं से। न्यूज मेकर ऑफ द डे। न्यूज मेकर ऑफ द डे। और चल रही है आज उनकी बोट यात्रा का दूसरा दिन है। आज लोकतंत्र में सबसे पहले बात करते हैं यूपी की राजनीति की। आज यूपी की राजनीति से 4 बड़ी खबरें आई हैं और सिलसिलेवार ढंग से उनका विश्लेषण करेंगे। पहली खबर जो पूरे देश की राजनीति पर असर डाल रही है वो है प्रियंका की गंगा यात्रा। दूसरी खबर की आज बात करेंगे जो आज के दिन योगी सरकार के 2 साल पूरे हुए हैं, उस पर उन्होंने अपनी उपलब्धियां गिनाई हैं, रिपोर्ट कार्ड पेश किया है एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में और अपनी पीठ भी थपथपाई। तीसरी खबर चाचा शिवपाल भतीजे अखिलेश के लिए मुसीबतें बढ़ाते जा रहे हैं। आज उन्होंने पीस पार्टी के साथ गठबंधन कर लिया है। और चौथी खबर आपको बता दें कि बीएसपी सुप्रीमो मायावती ने पीएम मोदी के चौकीदार वाली मुहिम पर हमला बोला और कहा कि यह सिर्फ चुनावी दिखावा है। तो इन 4 खबरों का पूरा विश्लेषण होगा। हम आपको इस खबर का पूरा ताना बाना बताएंगे, लेकिन सबसे पहले बात प्रियंका गांधी की। कांग्रेस की राष्ट्रीय महासचिव और उत्तर प्रदेश की प्रभारी बनने के बाद प्रियंका गांधी पहली बार उत्तर प्रदेश के दौरे पर हैं। आज उन्होंने सीतामढ़ी में सीता मां के दर्शन कर अपनी यात्रा की शुरुआत की। इस दौरान उन्होंने मोदी सरकार और बीजेपी पर जमकर हमला बोला। उन्होंने कहा 56 इंच वाले रोजगार क्यों नहीं देते। प्रियंका ने यह भी कहा कि मोदी खुद भी तो 5 साल से सत्ता में है, अब 70 साल की रट एक्सपायरी हो जाएगी। सीतामढ़ी से प्रियंका मिर्जापुर के लिए रवाना हो गई है, जहां वो मां विंध्यवासिनी के दर्शन करेंगी। उसके बाद वो विंध्याचल होते हुए मौलाना इस्लाम चिश्ती की मजार पर मत्था भी टेकेंगी और जनता को संबोधित करेंगी। बता दें कि प्रियंका के 3 दिवसीय दौरे का अंत प्रधानमंत्री के संसदीय क्षेत्र वाराणसी में होगा। इससे पहले प्रियंका ने संगम का आचमन और हनुमान जी की आरती के साथ इलाहाबाद से गंगा यात्रा कल शुरू की थी। इलाहाबाद से स्टीमर के जरिए मिर्जापुर होकर प्रियंका वाराणसी पहुंचेंगी। तो मंदिर मंदिर मजार मजार आज उनका पूरा दौरा रहने वाला है दीपक। और बड़ा दिलचस्प है क्योंकि उनका पहला दौरा है और वो बोट पर चल रही हैं। जो है जमीन पे आकर जरा देखें कि क्या स्थिति है। ये रिपोर्ट कार्ड प्रचार ये लगता बहुत अच्छा है, लेकिन जमीन पे कुछ नहीं है। मैं रोज लोगों से मिल रही हूँ, रोज मुझे यही पता चल रहा है कि चाहे किसान हो, नौजवान हो, स्टूडेंट हो, शिक्षा मित्र हो, आंगनवाड़ी, आशा बहू, सब प्रताड़ित हैं, सब प्रताड़ित हैं। उनको कुछ नहीं मिला। कहीं कहीं ऐलान हुआ है कि 17,000 की आपको वेतन मिलेगा और आज तक नहीं मिला है। 2 सालों से 8,000 पे चल रहे हैं। तो किसानों को 60,000 जो प्रचार करते हैं और जो होता है उसमें बहुत फर्क है। और जहाँ तक इनकी ये 70 साल वाली रट है, इस रट की भी एक्सपायरी डेट है। 5 साल से आप सरकार में रहे हैं, 5 सालों में आपने क्या किया। और आइए सीधे चलते हैं बीजेपी मुख्यालय, जहां पर केंद्रीय मंत्री रविशंकर प्रसाद एक प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं। आज एक बहुत बड़ा जन आंदोलन बन गया है।
इसकी शुरुआत, और मैं उसके अभी प्रमाण दूंगा कि कैसे जन आंदोलन बना है, लेकिन प्रधानमंत्री जी को ये क्यों शुरू करना पड़ा? याद करिए 14 में जब चुनाव हो रहा था तो देश की क्या स्थिति थी। दुनिया में भारत इकोनॉमी में नहीं फ्रेजाइल 5 था, करप्शन के मामले में भी भारत की हालत बहुत ही खास्ता थी। इंडिया हैज सफर्ड ए सीरियस डेंट इन इट्स इमेज ऑफ करप्शन फ्री गवर्नेंस, करप्शन फ्री पॉलिटी। उस समय जो हुआ था 2G, कोलगेट, उसके बाद सबमरीन और बाकी सब घोटाले आपको मालूम है। ऐसे में भारत के प्रधानमंत्री मोदी जी उस समय चुनाव प्रचार कर रहे थे और उन्होंने अपने सामने अपने ऊपर कुछ पैमाने रखे और कहा कि मैं देश का प्रधान सेवक बनूंगा और चौकीदार बनूंगा। I would become the first servant of India, people of India, and I also become a चौकीदार for the people of India. ये दो बातें बहुत समझने की जरूरत है। आज हमें इस बात का बहुत गर्व है कि हर इंडेक्स में भारत की छवि आगे गई है, इकोनॉमी में, गवर्नेंस में, आईटी में, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस में, प्रॉपर्टी इंडेक्स में भारत आगे बढ़ा है। और मैं उसकी चर्चा नहीं करूंगा, आप सभी जानते हैं, हमने समय समय पर उसको सामने रखा है। ये जन आंदोलन बना है, जब इसको सोशल मीडिया पर शुरू किया था तो ये ग्लोबल ट्रेंड था एक दिन पूरा। थोड़ा मैं आपको आंकड़े देना चाहता हूं, आप चाहें तो नोट कर लें। इसको 20 लाख लोगों ने ट्वीट किया, 20 लाख पीपल ट्वीटेड इट। और इसका जो इंप्रेशंस होता है वो हुआ 1680 करोड़, 1680 करोड़ हैड इट्स इंप्रेशंस। आपको मालूम है, लोग देखते हैं और उससे अपने को ऐड करते हैं। 1 करोड़ लोगों ने सोशल मीडिया और नमो ऐप पर प्लेज दिया है कि मैं भी चौकीदार हूं, 1 करोड़ लोगों ने। और जो वीडियो था उसको ऑल प्लेटफॉर्म पर 1 करोड़ लोगों ने देखा। आपको मालूम है, इट इज क्वाइट इजी टू कैलकुलेट दीज थिंग्स ऑन सोशल मीडिया। तो फिर मैं इसको रिपीट करूं, 20 लाख लोगों ने ट्वीट किया, इसके इंप्रेशंस थे 1680 करोड़। 1 करोड़ लोग ने सोशल मीडिया और नमो ऐप पर प्लेज किया कि मैं भी चौकीदार हूं, और इसका वीडियो व्यूइंग भी 1 करोड़ लोगों ने किया ऑन वेरियस प्लेटफॉर्म्स। ये एक पूरे दिन वर्ल्ड वाइड ट्रेंड था, मैं भी चौकीदार हूं, आई एम ऑल्सो ए चौकीदार। और इंडिया का ट्रेंड फॉर 2 consecutive days। द पॉइंट आई एम ट्राइंग टू हाईलाइट इज दैट मैं भी चौकीदार हूं has become a big people movement। मैं भी चौकीदार हूं, ये एक जन आंदोलन बन गया है, और इसमें डॉक्टर, प्रोफेशनल्स, सीएस, किसान, स्वच्छता कर्मचारी, युवा, महिलाएं सभी जुड़े हैं। और वो सब, उनका एसोसिएशन सोशल मीडिया पर अवेलेबल है, तो आप उसको चेक कर सकते हैं। अब मैं देख रहा हूं कि कुछ लोग को इससे परेशानी है। हमें लगा कि आप मोदी जी से नफरत करते हैं, लेकिन आप भी चौकीदार बन जाते तो क्या फर्क पड़ता है। लेकिन उनको परेशानी है। हम समझते हैं कि इनको परेशानी है, जो बेल पर हैं उनको परेशानी है, जिनकी पार्टी, परिवार और संपत्ति कठिनाई में है, उनको परेशानी है। और में पैदा हुए वो इस पर टिप्पणी कर रहे हैं। Those who are born in affluence, those who are born in power,
those who are born in abundance are opposing it. लेकिन मित्रों, आज हम देश के लोगों का अभिनंदन करना चाहते हैं कि वो करोड़ों की संख्या में इस आंदोलन के साथ जुड़े हैं मात्र कुछ दिनों में. The BJP would like to compliment and felicitate the people of India who have joined with this great movement of मैं भी चौकीदार हूं in crores and given a very extraordinary message to the world that there is this great movement through social media platform and activism whereby common people are giving a pledge that I will also fight. तो रविशंकर प्रसाद बता रहे हैं आंचल कि मैं भी चौकीदार एक ग्लोबल ट्रेंड बन गया है. ग्लोबल ट्रेंड बन गया है और 20 लाख से ज्यादा ट्वीट हुए हैं, बहुत ज्यादा इंप्रेशन है. देखिए, अगर ये ट्विटर वर्सेस ट्विटर और सोशल मीडिया की बैटल है तो बीजेपी को बीट करने में पूरी तरह से असमर्थ कांग्रेस रही है. चौकीदार चोर है, कहीं पे भी नहीं टिक रहा है. मैं भी चौकीदार बनस्पत उस कैंपेन के. और अब ये माना जा रहा है कि बीजेपी एज ए मैटर ऑफ स्ट्रैटेजी, अभी हमने सुना रविशंकर प्रसाद कह रहे थे कि कैसे लोगों ने नमो ऐप के जरिए प्लेज ली है, 1 करोड़ से ज्यादा लोगों ने. और अब सुनने में आ रहा है इसको एक जन आंदोलन में और ज्यादा तब्दील करने की कोशिश होगी. पार्कों में लोगों को ये शपथ दिलाई जाएगी जहां पे वो मैं भी चौकीदार करेंगे. लेकिन सवाल यही खड़ा हो जाता है कि ये चौकीदार वर्सेस चौकीदार के खेल में सबसे पहले तो मुझे ये बताइए, अब प्रशांत किशोर तो बीजेपी में है नहीं दीपक, तो ये किसका ब्राइट आइडिया था? सुनने में ये आ रहा है, आपके सूत्र क्या बताते कि प्रधानमंत्री ने खुद कहा कि इसको इस तरह से किया जाए. प्रधानमंत्री खुद इस तरह के इनिशिएटिव लेते हैं और प्रशांत किशोर को बहुत ज्यादा क्रेडिट मिलता है, लेकिन मिलता है भी. उन्होंने जिस तरह से जेडीयू का कैंपेन किया और आजकल वैसे उनके सितारे जेडीयू में काफी गर्दिश में चल रहे हैं. कई तरह के उनके बयान है जिस पर विवाद हुआ, लेकिन प्रधानमंत्री इस तरह के इनिशिएटिव लेने के बहुत बड़े एक्सपर्ट है. उनका दिमाग इस तरह की कैंपेन्स में चलता है. आंचल, हमको ये समझना चाहिए कि प्रधानमंत्री काफी लंबे समय तक न केवल भारतीय जनता पार्टी का मीडिया देखते थे, एक ऐसे वक्त में मीडिया देखते थे जब कई सारी हैपनिंग देश और दुनिया के अंदर हो रही थी. आगरा की समिट हुई थी, करगिल वॉर हुई थी और उसके बाद सरकार जो अटल बिहारी वाजपेयी उस वक्त चल रही थी, उसमें भी नरेंद्र मोदी एक एक्टिव सिपा सलार के तौर पर अपनी भूमिका निभाते थे. तो बड़ी जाहिर सी बात है कि प्रधानमंत्री की खुद का ये आइडिया है, जहां तक मेरी जानकारी है वो भी यही है कि ये प्रधानमंत्री का खुद का आइडिया है. और जिस तरह से उन्होंने भारतीय जनता पार्टी जो कि सोशल मीडिया पर बेहद एक्टिव है, उसके सभी सदस्यों को कहा है कि आप अपने नाम के आगे चौकीदार लिखिए. जाहिर सी बात है वो भी अपने आप में एक मैसेज दिखता है और देता है. लेकिन मैं आपको एक बात ये भी बताना चाहूंगा कि जिन 1 करोड़ लोगों के शपथ लेने की बात कर रहे हैं उसमें कई सारे छोटे बच्चे भी हैं. कल मैंने देखा कि प्रधानमंत्री किस तरीके से छोटे बच्चे जिन्होंने मैं भी चौकीदार की प्लेज ली थी और ये प्लेज सोशल मीडिया के थ्रू प्रधानमंत्री तक पहुंची थी, तो प्रधानमंत्री ने उसको अप्रिशिएट किया था. तो प्रधानमंत्री इंगेजिंग के मामले में एक बहुत बड़े एक्सपर्ट हैं, एक बहुत बड़े मास्टर हैं और अपने खिलाफ आ रहे किसी भी जो कैच लाइन होती है, कैच सेंटेंस होते हैं, कैच वर्ड्स होते हैं, उनको अपने फेवर में कैसे करना, इसके वो बहुत बड़े एक्सपर्ट माने जाते हैं. और उसी का इंडिकेशन आज प्रधानमंत्री को प्रचार मंत्री कहा. लेकिन सच ये है कि क्या बीजेपी के लिए ये चाय वाला मोमेंट है? जैसे 2014 में चाय वाला शब्द अपने आप में चुनाव, एक तरह से चाय पर चर्चा शुरू होगी, चुनाव जिता ले गया था बीजेपी को. आपको लगता है ये वही चाय वाला पार्ट 2 मोमेंट है? वह चाय वाला पार्ट 2 मोमेंट से एक स्टेप आगे मैं कहूंगा, क्योंकि ये जो है आपकी बेसिक नेचर, वो आपके एक बेसिक ऑक्यूपेशन की बात करता था, लेकिन ये आपके एक बेसिक नेचर की बात करता था. आपको भूलना नहीं चाहिए 2000 सरकार जब सत्ता में आई थी तो जो सबसे बड़ा मुद्दा था वो भ्रष्टाचार का था. भ्रष्टाचार के कई सारे स्कैंडल हुए थे, 2G हुआ था, 3G हुआ था, कॉमनवेल्थ हुआ था, ऐसे कई सारे घोटाले हुए थे जिस पर चढ़कर भ्रष्टाचार के खिलाफ जंग की बात करके नरेंद्र मोदी सरकार सत्ता में आई थी. और राहुल ने जो उस पर पहला हमला किया या सबसे तेज हमला किया या सबसे कठोर प्रहार किया वो था राफेल पर, और वो भी भ्रष्टाचार में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को लपेटना चाहते थे. ये एक कैच मूवमेंट ना बन जाए, इसी के लिए प्रधानमंत्री ने चौकीदार चोर है के नारे को बदला और देश के तमाम लोगों को चौकीदार बना दिया. 1 करोड़ लोगों ने इसको ट्वीट किया है. तो जाहिर सी बात है राहुल गांधी अब कहते नहीं रह सकते, क्योंकि उनके देश को, आम आदमी को भी चोर कहना पड़ेगा. लेकिन इसी के बीच प्रियंका गांधी का जो बयान आया है वो भी काफी इंटरेस्टिंग है.
उनका कहना है कि चौकीदार अमीर लोगों के होते हैं, किसानों के नहीं। तो अपनी तरह से कांग्रेस जवाब देने की कोशिश कर रही है, लेकिन कांग्रेस का जवाब फिलहाल बेहद कमजोर दिखाई दे रहा है। कुछ कहना चाह रहे हैं? यही वजह है कि अभी हमने देखा रविशंकर प्रसाद आए, उन्होंने पूरा जो कैंपेन है उसके बारे में चर्चा की प्रियंका के इस बयान के बाद। लेकिन इसमें मैं दीपक ये भी देखता हूं कि एक जिस तरह से ये पूरा चौकीदारों वाला कैंपेन चलाया गया है, एक भ्रष्टाचार पे तो एक बड़ी मुहिम थी साथ में, लेकिन आज की परिप्रेक्ष्य में अगर हम देखते हैं तो एक बड़ा प्रहरी इकोनॉमी को लेकर देखा जाए या फिर राष्ट्रीय सुरक्षा को लेकर देखा जाए, वो भी इसका एक जो सांकेतिक जो सिंबोलिज्म है वो बड़ा पावरफुल नजर आता है। और ये इसलिए भी दीपक मुझे लगता है कि सवाल इसलिए चाय वाला के बाद चौकीदार की जो बात हुई है, कांग्रेस बड़ी इलिटिस्ट पार्टी मानी जाती है, राजा रजवाड़ों की पार्टी मानी जाती है, कार्यकर्ता कम है, नेता ज्यादा है, कॉन्वेंट की पार्टी मानी जाती है, कॉन्वेंट की। हाँ, कॉन्वेंट की डून। तो ऐसे में बहुत मुश्किलें खड़ी हो सकती हैं, आपको लगता है? क्योंकि ये तो प्राइम मिनिस्टर का कनेक्ट है कहीं ना कहीं कि वो जहां से चाय वाले के तौर पर उन्होंने शुरुआत की तो इस लेवल तक पहुंचे हैं, और ये एक बार फिर से रीअफर्म करेगा कि परिवारवाद की पार्टी ही है कांग्रेस। बिल्कुल रीअफर्म करेगा, और कांग्रेस की जो स्ट्रैटेजी है उसको किस तरीके से उल्टा पलट दिया है प्रधानमंत्री ने अपने इस कैंपेन के जरिए, ये भी साबित करेगा। और ये बात बहुत महत्वपूर्ण इसलिए भी हो जाती है क्योंकि अभी भी देश के मन पर जो पूरा का पूरा राहुल गांधी ने इंप्रेशन डालने की कोशिश की है कि राफेल में भ्रष्टाचार हुआ था, चौकीदार चोर है, और चौकीदार शब्द खुद प्रधानमंत्री ने अपने लिए दिया था। लेकिन अब जब उन्होंने इस कैंपेन को पलटा है तो जाहिर सी बात है उनका कम्युनिकेशन का लेवल काफी हद तक इंगेजिंग है। प्रधानमंत्री ना सिर्फ लोगों को इंगेज कर रहे हैं बल्कि इसके जरिए एक चर्चा बना रहे हैं, और इस चर्चा में फिलहाल तो वो सफल होते हुए। लेकिन ये सवाल कांग्रेस उठा रही है कि चौकीदार कहां पे था जब नीरव मोदी, मेहुल चौकसी और विजय माल्या सब भाग गए? ये आप जवाब दीजिए। मैं इसका अब मैं इसके बाद जवाब देता हूं। कांग्रेस को गुंजाइश मिलती है क्योंकि प्रियंका ने आज ये बयान दिया उत्तर प्रदेश में, और कांग्रेस उत्तर प्रदेश में काफी समय से न सिर्फ लोकसभा की अगर सीट देखी जाए केवल राहुल गांधी, सोनिया गांधी को सीट मिली थी, और विधानसभा में भी बहुत अरसे से वहां पर नहीं है, तो वहां पर रह के प्रियंका ये बयान दे सकती हैं, और फिर उसका जो रिपरकशन जो है हम देखते हैं कि इस रूप में होता है, इसका क्लैरिफिकेशन आता है, पूरा इसको एक पर्सपेक्टिव में रविशंकर प्रसाद देते हैं। इसको पर्सपेक्टिव में दे रहे हैं। और आपका क्या सवाल क्या था? मेरा सवाल यही था कि कांग्रेस अब सवाल उठा रही है कि चौकीदार क्या कर रहे थे, क्योंकि अब तो 3 चौकीदारों तो नीरव मोदी, आप नीरव मोदी की बात कर रही हैं। कल बकायदा उनके लिए एक वारंट जारी हुआ है, और उनके वारंट जारी होने के बाद अगर ट्विटर पर जितने ट्वीट आए हैं और सोशल मीडिया पर जो कमेंट आए हैं उसमें मोदी सरकार की बड़ी भूरी भूरी सराहना की गई है। तो ये भी एक परसेप्शन वॉर है जिसको जीतने की कोशिश मोदी सरकार और बीजेपी का सोशल मीडिया कर रहा है। लेकिन मैं आपसे जानना चाहूंगा आंचल, क्या आप चौकीदार हैं? नहीं, मैं चौकीदार नहीं हूं, मैं एक पत्रकार हूं, मुझे ऐसे ही रहने दीजिए। डिमोट काय कर रहे हैं? चलिए, आप पत्रकार हैं, और काम कोई छोटा नहीं होता है, इसको ट्विस्ट मत कीजिएगा। लेकिन मैं पत्रकार हूं और पत्रकारिता कर रही हूं। पत्रकार, हर पत्रकार जो है वो अपनी अंतरात्मा का खुद चौकीदार होता है। मैं सिर्फ इतना कहना चाहूंगा, और हम आपकी खबरों के चौकीदार हैं। आप तक सही खबर पहुंचे, आप तक सही एंगल पहुंचे, इसी की बात हम करते रहेंगे। फिलहाल हम लेंगे एक ब्रेक के बाद भी 4 बड़ी खबरें जो उत्तर प्रदेश से थी उन पर चर्चा हमारी जारी है। कांग्रेस की राष्ट्रीय महासचिव और उत्तर प्रदेश की प्रभारी बनने के बाद प्रियंका गांधी पहली बार उत्तर प्रदेश के दौरे पर हैं। आज उन्होंने सीतामढ़ी में सीता मां के दर्शन कर अपनी यात्रा की शुरुआत की। इस दौरान उन्होंने मोदी सरकार और बीजेपी पर जमकर हमला बोला। उन्होंने कहा 56 इंच वाले रोजगार क्यों नहीं देते। प्रियंका ने यह भी कहा कि मोदी खुद भी तो 5 साल से सत्ता में है, अब 70 साल की रट एक्सपायरी हो जाएगी। सीतामढ़ी में प्रियंका कार से मिर्जापुर के लिए रवाना हो गई, जहां वो मां विंध्यवासिनी के दर्शन करेंगी। आंचल, आपको क्या लगता है, पिछले 2 दिन में आंचल और आतिर आप दोनों से सवाल है, कहां कहां प्रियंका गांधी ने अपनी इस यात्रा में पूरे देश का ध्यान खींचा? देखिए, एक जो उनकी जिस तरह से मैसेजिंग की है, और जो उन्होंने लाइन ली है बोट पे जाना, गंगा में बैठकर और जगह जगह दर्शन करना मंदिर में, तो कहीं ना कहीं एक कनेक्ट होता है। ये सब वो चीजें हैं जो लोग करना पसंद करते हैं, और यदि आप कोई नेता इस तरह का एक पूरा प्रोजेक्शन करता है तो लोग उनके साथ जुड़ने लगते हैं। तो इत्मीनान से बड़ी वो बैठ के, आपने देखा बोट पे बैठी थी, वहां की जो महिलाएं थी, स्थानीय महिला, उनसे उन्होंने बहुत इत्मीनान से बात कर रही थी, उनकी
समस्याओं को समझने की कोशिश कर रही थी। तो ये जो एक मैसेजिंग है कि उनके पास समय है लोगों की बात सुनने के लिए और उनके जो भी उनकी दिक्कतें हैं उनको समझने के लिए, ये एक जो मैसेजिंग उन्होंने की है। और हालांकि एक बड़ी बात यह है, उन्होंने ये शुरू उस रीजन से किया है जहां पर 35 साल से, हम अभी डिस्कस कर रहे थे दीपक, कि वहां पर कांग्रेस का अस्तित्व नहीं था। 35 साल से कांग्रेस उस क्षेत्र में सक्रिय नहीं रही, नहीं जीत पाई है। लेकिन अब उनके लिए एक बड़ी चुनौती है कि वो उस क्षेत्र में अपनी पकड़ बनाए। उनके लिए एक बड़ा चैलेंज है, लेकिन इस चैलेंज में कितनी खरा उतर पाएंगी ये देखने वाली बात होगी। तो दूसरी महत्वपूर्ण बात है, मैं आपसे ये समझना चाहता हूं कि क्या प्रियंका गांधी की ये गंगा यात्रा है जिसको हम बोट यात्रा कह रहे हैं, ठीक है, माना ये गंगा जमुनी तहजीब को आगे बढ़ाने के लिए थी, माना ये हर क्षेत्र के लोगों से बात करने की थी, माना ये उन वोट बैंक को तक सीधे पहुंचने की बात थी जो कभी कांग्रेस के कट्टर वोट बैंक हुआ करते थे, माना ये समाजवादी पार्टी और बीएसपी के वोट बैंक में सेंध लगाने वाली कोशिश थी, लेकिन कहीं ना कहीं वोट से प्रयागराज से बनारस तक जाकर प्रियंका गांधी ने नमामि गंगे की सफलता पर अप्रत्यक्ष रूप से मोहर तो नहीं लगा दी। ये बहुत से लोग सवाल पूछ रहे हैं और खासतौर से बीजेपी वाले सवाल पूछ रहे हैं कि आप ये स्टीमर के जरिए जा ही नहीं सकती थी अगर गंगा की सफाई ना हुई होती, और ये हो सकता है कि बहुत बैकफायर भी कर जाए जैसे ही वो वाराणसी पहुंचेंगी। लेकिन दीपक, अगर इसे उत्तर प्रदेश के लिहाज से देखा जाए तो देखिए, उत्तर प्रदेश का पिछले अगर हम 20 साल का रिकॉर्ड उठा लें तो पॉपुलर वोट, पॉपुलैरिटी ऑफ द नेता वर्सेज अर्थमेटिक अगर देखा जाए तो अर्थमेटिक भी उतना जरूरी है पिछले 10 साल में जितना पॉपुलैरिटी जरूरी है, परसेप्शन बैटल जरूरी है। और एसपी बीएसपी के जो कोर वोटर्स है, भले ही वो इन इलाकों में आते हो, बड़े ठोस सॉलिड कोर वोटर्स हैं, उनकी ब्रांड लॉयल्टी बहुत अच्छी है। जो कांग्रेस और बीजेपी के वोटर्स रहे हैं वो फ्लक्चुएट करते हैं और उसमें फ्लक्चुएशन मैसिव है, और यही वो एरिया है जहां पर प्रियंका गांधी अपनी जो साख बिठाना चाहती है और जो वोटर्स अपनी तरफ लाना चाहती है। तो कम से कम इतना एक चीज जो राहुल गांधी ने, जैसे ही प्रियंका गांधी को ईस्ट यूपी का प्रभार दिया गया, ये क्लियर हो गया कि आपके ऊपर 2019 का स्ट्रेस नहीं है, आप 2022 की सोचिए, तो यू हैव गॉट टाइम। तो इसके बाद जो भी होगा वो आगे बढ़ा जाएगा। और ये मुझे कहीं ना कहीं दीपक ये भी लगता है कि स्ट्रैटेजिस्ट की स्ट्रैटेजी है कि राहुल गांधी साउथ में खास तौर से, और जो 3 हिंदी हार्टलैंड स्टेट्स हैं जो उनको वाकई जिता सकती हैं और टैली अगर 140 150 के करीब ला सकती है। मुझे नहीं पता कि ये बहुत ज्यादा विशफुल थिंकिंग होगी कांग्रेस की या नहीं होगी, तो बाकी एक साथ 100 का जंप करना। तो ये कहीं ना कहीं ये जो इलाके हैं ये राहुल गांधी पे छोड़ दिया जाए। यूपी का हेडेक जो है वो पूरी तरह से प्रियंका गांधी मोर्चा संभाले। शायद अभी की स्टार्टिंग पॉइंट वही है, जितना मिल जाए जो मिल जाए वही अच्छा है। लेकिन क्या वो मैसेज देने में सफल है? सीधे चलते हैं विंध्यवासिनी, जहां से हमारे सहयोगी रजत राकेश टंडन लाइव जुड़ गए हैं। रजत, आपसे भी वही सवाल पूछूंगा क्योंकि बार बार मुझे यह सवाल खटक रहा है कि प्रियंका ने बहुत अच्छा किया, हम उनके मैसेज को भी समझने की कोशिश कर रहे हैं, चाहे वो गंगा जमुनी तहजीब से जुड़ा हुआ हो, चाहे वो जो बैकवर्ड कास्ट के वोट हैं, जो दलित वोट है, उनसे जुड़ा हुआ हो। लेकिन बड़ा सवाल कि क्या अप्रत्यक्ष रूप से वो नमामि गंगे प्रोजेक्ट की सफलता पर मोहर लगा रही हैं? क्योंकि अगर गंगा साफ नहीं होती, गंगा को क्लियर नहीं किया गया होता, तो वो बोट से इस तरह की यात्रा कर ही नहीं सकती थी। आखिरकार वो सबसे बड़े मैसेजिंग पॉइंट में इतनी बड़ी गलती कैसे कर सकती है? क्या सोच है कांग्रेस की इस पर? लगता है रजत तक हमारी आवाज नहीं पहुंच पा रही है। देखिए, मुझे लगता है कि अभी ये यात्रा चल रही है दीपक जी। आज वो आएंगी, विंध्याचल में मैं खड़ा हुआ हूँ, ये पीछे आप देख सकते हैं मां विंध्यवासिनी का द्वार है, यहीं पर प्रियंका गांधी वाड्रा जो है वो दर्शन करेंगी। और लगातार कल भी वो संगम गई थी, उसके बाद बड़े हनुमान जी का लेटे हुए हनुमान जी का मंदिर है, वहां गई थी। अभी वो चल रही है, अटैक प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी पर ही कर रही है, चाहे वो जॉब्स को लेकर हो, चाहे वो चौकीदार का हो, चाहे 5 साल का काम हो, इन सबको लेकर वो प्राइम मिनिस्टर को अटैक कर रही है। क्योंकि अभी उनको ट्रेवल वाराणसी तक करना है। मुझे लगता है इस ट्रेवल के बाद वो जो नमामि गंगे प्रोजेक्ट है या जो गंगा को लेकर राजनीति चली है 2014 से 19 को लेकर, जब एक बार वो अपना सफर पूरा कर लेंगी, उसके बाद बोलेंगी कि हाँ, इस सरकार ने क्या काम नहीं किया गंगा के लिए, और वो काम वो पूरा करेंगी। क्योंकि आजकल एक कांग्रेस में आप देखिए एक लार्जर पर्सपेक्टिव और एक बड़ी लाइन खींचनी है।
कि आप आएंगी सरकार में तो आप जॉब और वेतन की गारंटी दे रहे हैं। राहुल गांधी जहां भी कैंपेन करते हैं कहते हैं हमारी सरकार आएगी हम ये कर देंगे। और किसानों के लिए जो 3 राज्यों में काम किया है उसका एग्जाम्पल जोड़ते हैं कि हमने कहा था लोन माफ करेंगे, 24 घंटे के अंदर किया। तो अब प्रियंका भी हो सकता है गंगा में ट्रेवल करने के बाद, गंगा पूजन करने के बाद जब ये कार्यक्रम खत्म होने वाला हो तब इस बात को कहे कि इस जगह पर मैं 3 दिन तक गंगा पर चली, अच्छा एहसास था। लेकिन ये काम गंगा के लिए 5 साल में नहीं हुआ है, हमारी सरकार आएगी तो हम ये करेंगे। मुझे लगता है ये चीज कल बनारस का जो आखिरी एपिसोड होगा गंगा यात्रा का, जो कि काशी विश्वनाथ मंदिर पे खत्म होगा दीपक जी, वहां पर ये क्लाइमैक्स देखने को मिल सकता है हमें। ठीक है रजत, तो मस्जिद भी जाएंगी, मजार पर भी जाएंगी, मंदिर भी जाएंगी, क्या संकेत देने की कोशिश कर रही है प्रियंका गांधी इन 2 संकेतों के साथ? क्योंकि सॉफ्ट हिंदुत्व के साथ साथ इसके अंदर माइनॉरिटीज को अपनी तरफ खींचने का संदेश भी शामिल है। ये दोनों कवायद एक साथ क्यों? क्योंकि राहुल गांधी जब गुजरात में गए थे तो सिर्फ मंदिर मंदिर गए थे, मध्य प्रदेश में गए थे सिर्फ मंदिर मंदिर गए थे। देखिए यहां पर वहां से मामला अलग है। गुजरात में 2 पार्टियां थी, बीजेपी और कांग्रेस, तो स्वाभाविक था कि जो माइनॉरिटीज का वोट है वो कांग्रेस को मिलेगा, कांग्रेस मान के चल रही थी। मध्य प्रदेश, राजस्थान और छत्तीसगढ़ में भी लगभग यही था कि 2 ही पार्टियां चुनाव लड़ रही। लेकिन उत्तर प्रदेश में जो अर्थमेटिक है, केमिस्ट्री है, बिल्कुल अलग है। आपको एक तरफ बीजेपी से मुकाबला करना है, दूसरी तरफ अलायंस नहीं हुआ है 80 सीटों पर। कुछ सीटें दोनों तरफ से छोड़ी गई हैं, चाहे वो 2 और 7 का आंकड़ा हो, 2 कांग्रेस के लिए, 7 बीएसपी, एसपी, आरएलडी के लिए। तो 3 कॉर्नर फाइट में माइनॉरिटी का वोट बैंक, बड़ा वोट बैंक होगा कांग्रेस के लिए। अगर बीजेपी से फाइट करना है तो सपा बसपा का ये माइनॉरिटी वोट बैंक चाहिए होगा। इसलिए जब इस विंध्यवासिनी मंदिर में पूजा अर्चना करके निकलेंगी तो दीपक जी ये जो उल्टे हाथ पर रास्ता जा रहा है ये सीधे मजार की तरफ जा रहा है। यहां से निकल के सीधे जियारत करने वो मजार जाएंगी। यानी मैसेज क्लियर है कि एक तरफ बीजेपी का वोट बैंक में सेंध लगे और दूसरी तरफ जो गठबंधन है सपा बसपा का, कास्ट अच्छा इक्वेशन माना जा रहा है जिससे माइनॉरिटीज जुड़ सकता है। उस इक्वेशन को तोड़ के वहां से माइनॉरिटी का वोट और अपर कास्ट और ब्राह्मणों का वोट मंदिर में जाने से ये 2 आप कह सकते हैं कि टेक्नोलॉजी जो है वो प्रियंका गांधी ने बनाई है कि एक तरफ वोट पे चलिए जिसमें अगल बगल के जितने बैंक्स हैं, निषाद, मल्लाह, जितना भी पिछड़े वर्ग का वोट है मायावती का वो मिले, मंदिर आइए ब्राह्मण का वोट मिले, अपर कास्ट का वोट मिले और उसके बाद मजार जाइए जहां से माइनॉरिटीज मिले। तो ये पैकेज है जिसके थ्रू प्रियंका काम कर रही है। बड़ी कैंपेन है, सफलता कितनी मिलेगी ये तो दीपक जी जब रिजल्ट आएगा तभी पता चलेगा। लेकिन तो ये एक स्ट्रैटेजी है जिस पर वो काम कर रही है। लेकिन एक छोटा सा सवाल आपसे दीपक कि बिगनर्स लक कोई चीज होती है, तो वो जब राहुल गांधी भी 2009 में उसका उदाहरण दिया जाता है कि बेस्ट अभी तक पिछले 30 साल में 35 साल में रिकॉर्ड रहा, आपको लगता है प्रियंका गांधी कुछ अच्छा बिगनर्स लक उनकी भी काम आ सकती है यूपी में? बिगिनर्स लक यूपी में प्रियंका के काम आ जाए आज के इक्वेशन के हिसाब से, आज के अंकगणित के हिसाब से काफी मुश्किल लगता है। क्योंकि जाति के आधार पर देखा जाए तो एसपी और बीएसपी में एक बहुत ही सॉलिड गठबंधन है। हाँ, उनकी अगर ये स्ट्रेटेजी काम करती है कि 2014 में जिन सीटों पर 21 सीटों पर उनके सांसद थे, अगर वो वहां पर जोर देकर लड़ते हैं, मजबूती के साथ लड़ते हैं तो 4 से 5 सीटें निकाल सकते हैं। लेकिन डबल डिजिट में कांग्रेस पहुंचे उत्तर प्रदेश में, मुझे नए अर्थमेटिक्स के साथ, एसपी और बीएसपी के अलायंस के साथ और बीजेपी की स्ट्रैटेजी के साथ ये काफी मुश्किल दिखाई देता है। 2 टूक जवाब दिया है मैंने आपको। बिल्कुल। एक बड़ी खबर आ रही है उसका भी रुख कर लेते हैं हम लोग। ब्रेकिंग न्यूज है ये कि पीएनबी में 13,000 करोड़ रुपए से अधिक के घोटाले के मुख्य आरोपी नीरव मोदी पर शिकंजा कस गया है। घोटाले को अंजाम देकर ब्रिटेन में रह रहे अरबपति जूलर के खिलाफ लंदन के वेस्टमिंस्टर कोर्ट ने गिरफ्तारी वारंट जारी कर दिया है। सूत्रों के मुताबिक नीरव को किसी भी वक्त गिरफ्तार किया जा सकता है। बताया जा रहा है कि ईडी के अनुरोध पर नीरव मोदी के खिलाफ गिरफ्तारी वारंट जारी किया गया है। तो आंचल इसकी लीगैलिटी क्या कहती है? क्या अभी भी नीरव मोदी इसके खिलाफ ऊपरी कोर्ट में जा सकते हैं? बिल्कुल जाएंगे। ये जो अरेस्ट होगी ये बिल्कुल प्रोसीजरल इन नेचर होगी क्योंकि अभी तक नीरव मोदी को सुना नहीं गया है। तो हमने जैसे विजय माल्या के केस में देखा कि अरेस्ट कर दिया जाता है और साथ के साथ उसके बाद बेल मिल जाती है, सुनवाई होती है, तो प्रोसीजरल होगी।
ये लॉन्ग ड्रॉन आगे की लीगल बैटल हो सकती है, बट मुझे लगता है विजय माल्या के एक्सपीरियंस के बाद जो हमारे वहां पर वकील होंगे, हमारे ईडी और सीबीआई और जो भी प्रोफेशनल्स होंगे उस लेवल पर देख रहे होंगे, वो एक्सपीरियंस हो चुके हैं अभी, और लीगली हो सकता है कि इस मामले में अपर हैंड मिले। और खास तौर से नीरव मोदी के केस में कि यहां पर कोई विजय माल्या के केस में हमने देखा था 9,000 करोड़ को लेकर नेगोशिएशंस हो रही थी, लेकिन नीरव मोदी एक भगोड़ा है, एक एब्सकॉन्डर है प्रॉपर, और जिसके लिए शायद क्योंकि मोदी सरकार ने कार्रवाई बहुत पहले शुरू कर दी थी नीरव मोदी के केस में, तो मुझे लगता है कि अच्छी खबर आएगी, लेकिन कब आएगी ये कहना मुश्किल है। यू कैन नॉट पुट अ टाइमलाइन और लेकिन जिस तरीके से हमने प्रत्यर्पण की पुरानी कोशिशें देखी नदीम के मामले में, नदीम के मामले में, जो नदीम श्रवण में एक संगीतकार नदीम श्रवण है, बहुत पुराना उनका केस था, गुलशन कुमार हत्याकांड से जुड़ा हुआ था। उसके बाद विजय माल्या के केस में कोर्ट के अंदर मामला जा ही रहा है, आ ही रहा है। इसके साथ साथ हमने बाकी केसेस के अंदर देखा, नहीं हमने ललित मोदी के उसमें देखा, टाइगर मेमन के उसमें देखा। ये दोनों चीजें साबित करती है कि लंदन से एक्स्ट्राडिशन इतना आसान नहीं है। क्यों आचल, लीगैलिटी क्या कहती है? क्योंकि हमारी एज सच उनके साथ एक्स्ट्राडिशन ट्रीटी नहीं है, ऐसे में और खास तौर से बहुत सारे ऐसे व्हाइट कॉलर्ड क्राइम्स हैं जिनकी इतनी सिवियर पेनल्टीज बाहर नहीं होती हैं जितनी भारत में होती है। तो एक तो नदीम के केस में ये जो एक्यूजेशन था उनके खिलाफ वो गुलशन कुमार हत्याकांड का था, तो यहां पर डेथ पेनल्टी भी होती है नंबर 1। जबकि ये सारे, चाहे विजय माल्या का केस हो, आपने नोट किया होगा, या फिर नीरव मोदी का केस हो, ये व्हाइट कॉलर क्राइम्स के आते हैं, और इसमें जो घोटाले हुए हैं उसकी पेनल्टीज भारत में क्योंकि डेथ पेनल्टी नहीं है, तो मुझे लगता है ये और ज्यादा भारत की फेवर में वर्कआउट करेगा, चाहे विजय माल्या का एक्स्ट्राडिशन हो। हमने नोट किया है कि अब उसके ऊपर बहुत जल्दी फैसला आएगा, हालांकि वो लंबित पड़ा हुआ है मामला, लेकिन नीरव मोदी के केस में भी क्योंकि अब हमारे पास विजय माल्या का एक्सपीरियंस है, ओवरऑल हम देख रहे हैं इंटरनेशनली भी एक जीरो टॉलरेंस होती चली जा रही है, तो मुझे लगता है कि उसमें एक अच्छी ही खबर मिलेगी, चाहे वो जब भी मिले। आतिर से मैं सवाल लेता हूं, आतिर ईडी और सीबीआई दोनों लंदन गए हैं, और खास तौर पर उस खुलासे के बाद गए हैं जब नीरव मोदी को वहां की सड़कों पर घूमता हुआ पाया गया, और एक ब्रिटिश अखबार ने इसकी फुटेज जो है अपनी वेबसाइट पर डाली थी। ईडी और सीबीआई के सामने क्या चैलेंजेस है? क्या इलेक्शन से पहले, मैं मतलब बड़ी विशफुल थिंकिंग कर रहा हूं, क्या इलेक्शन से पहले मोदी सरकार नीरव मोदी को वापस लाने में कामयाब हो सकती है? देखिए, इसमें पूरे प्रयास किए गए हैं, और जैसे आपने कहा कि जो अनुभव रहा है हमारा यूके के साथ वो बहुत अच्छा नहीं रहा है प्रत्यर्पण के मामले में, चाहे वो नदीम वाला मामला हो या इस तरह के, और केवल एक उदाहरण आता है यार जो हुआ है, लेकिन वो भी बड़ी दिक्कतों के बाद। तो इसमें जो सबसे बड़ा चैलेंज रहेगा जो रहा है, जैसे विजय माल्या के केस में भी सीबीआई एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट का जो कानून है उसमें जो जिस तरह के अपराध हमारे यहाँ हैं उसी तरह के अपराध वहां की कानून के हिसाब से इंटरप्रेट करना, उनको समझाना कि हमारे और उनके जो कानून में जो डिफरेंस है उसको इंटरप्रेट करके कम्युनिकेट करना, वो सबसे बड़ा चैलेंज रहा है। और वहां पर क्योंकि कोर्ट्स के लेयर्स भी हैं तो वहां पर पूरी बस एक लाइन मैं ये जरूर कहना चाहूंगी, जैसे विजय माल्या ने कहा कि जिस जेल में मुझे ठहरा रहे हैं वहां की लिविंग कंडीशंस क्या है, बाकायदा वीडियो और फोटोग्राफ्स दिखाई, तो ये जो स्टैंडर्ड्स का डिफरेंस है जिस पर लेके भारतीय सरकार को ये कम्युनिकेट करना पड़ा इंग्लैंड में वहां की कोर्ट्स को कि देखिए आप लोग भी इन्हीं जेलों में हमारे जो स्वतंत्रता सेनानी थे उनको रखते हैं, तो वहां पर जो स्टैंडर्ड्स हैं उसको एक्सप्लॉइट, लूपहोल्स को एक्सप्लॉइट करने की विजय माल्या और नीरव मोदी टाइप के लोग करते हैं, विच बिकम्स स्लाइट प्रॉब्लम। चलिए सीधे चलते हैं ईटानगर, जहां पर कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी इस वक्त एक चुनावी सभा को संबोधित कर रहे हैं। आइए सुनते हैं राहुल क्या कह रहे हैं वहां पर। 5 अलग अलग टैक्स नहीं, ये काम कांग्रेस पार्टी कर सकती है, हम जानते हैं कैसे करा जाता है। उससे पहले पता नहीं क्या होता है, नरेंद्र मोदी जी पता नहीं क्या हो जाता है, इनको दिमाग में पता नहीं क्या टेंशन आ जाती है। 8 बजे रात को एक दिन टीवी पे आते हैं, फिर से मतलब पूरा सेट करके कहते हैं मित्रों 500 रुपए का नोट और 1000 रुपए का नोट मैं रद्दी कर रहा हूं। 500 रुपए का नोट, 1000 रुपए का नोट हिंदुस्तान में नहीं चलेगा। इनकी सोच समझिए ना। नरेंद्र मोदी जी के लिए विकास का मतलब 500 रुपए का नोट, 1000 रुपए का नोट रद्दी कर दो। आप किसी भी दुनिया में किसी भी इकोनॉमिस्ट से जाकर पूछ लो, इकोनॉमिस्ट छोड़ो,
आप अरुणाचल के किसी भी हाई स्कूल में चले जाओ, किसी भी बच्चे से पूछो, तो आप राहुल गांधी को सुन रहे थे। ईटानगर से वो एक रैली को संबोधित कर रहे थे। कुछ तकनीकी दिक्कत है, अगर उनसे संपर्क जुड़ा तो हम एक बार फिर से आपको वहां पर ले जाने की कोशिश करेंगे। फिलहाल लोकतंत्र जिंदाबाद में एक ब्रेक।